भारत से भागे और इटली में बैठे हत्या के आरोपी दोनों नौसैनिकों की खोज करते एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित जा पहुंचे इटली। हमें तलाश थी दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के नौसैनिक मासिमिलियानो लाटोरे और सल्वाटोर जिरोने की। अपनी पड़ताल के तहत हम पहुंचे हैं इटली की राजधानी रोम से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर बारी नाम के शहर में। बारी में ये जो घर आप देख रहे हैं, ये हत्या के एक आरोपी नौसैनिक सल्वाटोर जिरोनी का घर है यहाँ पर। और हम यहाँ पर आए हैं पड़ताल करने, उनके घर वालों से जानने के लिए इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। क्या बारी में एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित मिल पाए दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी सल्वाटोर जिरोने से? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएं। उससे पहले जिरोने के बारे में जो पता चला वो चौंकाने वाला था। भारत में भले ही इटली के दोनों नौसैनिकों को बेगुनाह मछुआरों की हत्या का आरोपी बनाया गया हो, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है कि यहाँ इटली में उनका सम्मान किसी बहादुर सिपाही की तरह हो रहा है और उनका ट्रीटमेंट किसी हीरो की तरह किया जा रहा है। और हाल फिलहाल में मिली अपनी इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए दोनों नौसैनिकों में से एक सल्वाटोर जिरोने ने अपने घर के बाहर खुद को पैट्रियोटिक साबित करने के लिए इटालियन नेवी का ये झंडा लगा रखा है। और ये झंडा भारत से लौटने के बाद इन्होंने लगाया। जी हाँ, अपने घर के बाहर इटालियन नेवी का झंडा लगाए बड़े सम्मान के साथ रह रहा था हत्या का आरोपी सल्वाटोर जिरोने। बहरहाल हम आगे बढ़े जिरोने के घर के अंदर। इटली की राजधानी रोम से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर बारी नाम का एक शहर है और इसी शहर में केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इटालियन नौसैनिकों में से एक सल्वाटोर जिरोने का घर है। हम इस वक्त उनके घर पर हैं। देखते हैं कि घर पर कोई है क्या। उनके परिवार के सदस्यों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमने जिरोने के घर के दरवाजे पर काफी देर तक दस्तक दी, कॉल बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सल्वाटोर जिरोने घर में नहीं था या मिलना नहीं चाहता था, ये तो हमें पता नहीं चला। लेकिन हमारी मुलाकात हुई जिरोने के घर में रहने वाले उसके डोमिनिक नाम के दोस्त से। डोमिनिक भी जिरोने के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि भारत और इटली को विवाद सुलझा लेना चाहिए। India, Italy, finish the problem, forget the problem. Okay? Italy, India, friend, very friend. बारी से हम निकले अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारा अगला पड़ाव था भारतीय मछुआरों की हत्या के दूसरे आरोपी नौसैनिक मासिमिलियानो लाटोरे का घर। हम पहुंचे सल्वाटोर के शहर बारी से महज 100 किलोमीटर दूर सैन वीटो नाम के कस्बे में। लेकिन हमें एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। हत्या के आरोपी दूसरे नौसैनिक मासिमिलियानो लाटोरे और उसके परिवार से बात करने के लिए हम पहुंचे सैन वीटो डे नाम के इस कस्बे में। यहाँ के कैंटोनमेंट एरिया में लाटोरे का घर है। हमने लाटोरे और उसके परिवार तक अपना संदेश पहुंचाया कि हम उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन बदले में उनके परिवार की ओर से हमें जवाब मिला कि वे बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि इटली सरकार की ओर से उन्हें इजाजत नहीं है। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों नौसैनिकों से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। हम आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी महीने में केरल के कोल्लम में दो भारतीय मछुआरों की हत्या हुई थी। ये दोनों उस केस के आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों दोनों अपने देश इटली में हो रहे चुनाव में वोट डालने गए थे। भारत और इटली के बीच चल रहे इस विवाद पर इटली में रह रहे भारतीयों की भी बारीकी से नजर है। आइए हम जानते हैं इन भारतीयों से ही कि उनका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है। हम इस वक्त इटली के बारी शहर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ रहने वाले भारतीय नागरिक। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का विवाद चल रहा है, इटली ने पहले कहा कि हम इन नौसैनिकों को वापस भेज देंगे और फिर वापस रोक दिया गया, उन्हें भेजने से इनकार कर दिया गया। तो जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ है, आपको लगता नहीं कि इटली की सरकार ने धोखा किया है भारत की सरकार से? देखो जी, जो इटली या इंडियन देश है, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। इनका कहना है कि पुराने दोस्त रहे हैं इटली और भारत, और इनको आपस में बैठकर इस मसले को सुलझा लेना चाहिए था। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लेकिन भारत की सबसे बड़ी अदालत में लिखकर दिया है इटली की सरकार ने कि हम इन नौसैनिकों को वापस भेजेंगे, और उसके बाद अपने वादे से मुकर गई। क्या कहेंगे इस पर आप? जो कानून है ना, किसी भी मुल्क का है जो कानून है वो तो लाजमी है ना। ऐसा बात नहीं है कि दो आदमी दूसरे आदमी को शूट करके और उसको इधर आ जाएं तो वापस ना दें, ये कोई रेगुलर नहीं है। मतलब वो बंदे इन्हां नूं वापस देने चाहिए आ जो उन्हां ते कानून इंडिया दे कानून दे हिसाब नाल लागू होना, वो सजा उन्होंने मिलनी चाहिए है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई भारतीय ने इटली में इस तरह से किया होता तो क्या इटली की सरकार उस तरह की रियायत देती? 20 आदमी है इधर जेलों में जाकर, कभी देखा है आपने? 20-20 साल की सजा भुगत रहे हैं। किन किन आरोपों में? ना जो इधर कोई क्राइम करता है, जैसे किसी से कोई क्राइम हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो उसको ये अपने कानून से सजा देते हैं ना। तो इसके तो इंडिया का भी कोई कानून है, इंडिया का सरकार का भी कोई कानून है भाई, इनको वापस जाना चाहिए। इनको वापस जाना चाहिए। वैसे इन दोनों को वापस जाना चाहिए। जो इंडिया का यानी जो भी है, जो भी कानून है उनको यानी पूरा करना चाहिए। जो लड़के दो आए हैं इनको वापस ही जाना चाहिए। तो आपने सुना इटली में रह रहे इन भारतीयों के विचार। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों देशों को आपस में बैठकर इस मसले को सुलझा लेना चाहिए, तो कुछ का कहना है कि इटली के दोनों नौसैनिकों को वापस भारत जाना चाहिए और वहां पर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, बारी, इटली। भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के दतिया में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये महिला अपने पति के साथ साइकिल से आगरा जा रही थी। महिला मध्य प्रदेश के ओरछा से साइकिल से निकली थी। कल रात जंगल में ठहरने के दौरान 7 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया है। आरोप है कि महिला के पति से मारपीट की गई और पैसे छीन लिए गए। ये जो महिला है ये स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। और जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विजेश राजपूत जुड़ रहे हैं। विजेश, पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया है क्या? फिलहाल पुलिस ने दतिया के सिविल लाइन थाने में 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और जो वो महिला है उसकी मेडिकल जांच के लिए उसको ग्वालियर भेजा गया है, जहां उसकी मेडिकल जांच हो रही है। मगर बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है कि स्विट्जरलैंड की जो महिला थी वो अपने पति के साथ साइकिलिंग करते हुए ओरछा से आगरा जा रही थी। रात में 7 बजे उन्होंने दतिया के पास झड़िया के गाँव के पास जंगलों में कैंप किया, और वहाँ पे रात में 10 बजे करीब कुछ अज्ञात लोग आए, उनके साथ लूटपाट की और महिला के साथ बलात्कार किया। लैपटॉप, मोबाइल, कुछ पैसे छीन के ले गए। इस पर ये महिला सबकी थाने पहुंचे। वहाँ रात में उन्होंने FIR करवाई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई कि वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया है। और फिलहाल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और महिला को ग्वालियर ले जाया गया है। जी, तो 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। स्विट्जरलैंड की महिला थी जिसके साथ गैंगरेप हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने हर पखवाड़े होने वाली समीक्षा बैठक में इस बार लोगों को राहत दी है। पेट्रोल बीती रात से 2 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में कटौती का ऐलान सरकारी तेल कंपनियों ने कल अपनी समीक्षा बैठक के बाद किया। राहत की खबर यह है कि अभी डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। दाम घटाए जाने के बाद अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के नए दाम इस तरह से होंगे। दिल्ली में पेट्रोल 68 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 75 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 75 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, हैदराबाद में 74 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और बेंगलोर में 75 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में कटौती का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटने की वजह से किया गया है।
सरकार ने और कंपनियों ने मिलकर फैसला किया कि पेट्रोल की कीमत कम करी जाए, लगभग उसी अनुपात में जिस अनुपात में दुनिया में बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हुई। तो मेरे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। एक तरीके से कंपनियों ने और सरकार ने आम आदमी के साथ, आम उपभोक्ता के साथ एक संवाद किया है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी सुधरी है। इसी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इंडियन ऑयल ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक पेट्रोल की बिक्री से उसे 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पेट्रोल के दाम तो घटे ही हैं, डीजल पर भी उपभोक्ताओं को राहत मिली है। दरअसल पिछले ऐलान के मुताबिक माना जा रहा था कि तेल कंपनियां इस बार भी डीजल की कीमत 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ा सकती हैं, लेकिन इस बार डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बैंक के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कोबरा पोस्ट के खुलासे के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने अपने 18 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। बैंक ने ये फैसला किया है कि ये सभी कर्मचारी जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आरोप लगाया था कि देश के 3 प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक काले धन को सफेद करने में लगे हैं। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में आरोप लगाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स विभाग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के नियमों और निर्देशों की अनदेखी करके काले धन को रखने और विदेश भेजने के काम में लगे हैं। आईसीआईसीआई समेत तीनों बैंकों ने कहा है कि वो अपने कामकाज में सभी नियम कायदों का पालन करते हैं, फिर भी लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। पीटीआई के मुताबिक आरबीआई भी तीनों बैंकों पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर का असर शुक्रवार को तीनों बैंकों के शेयरों पर भी दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर करीब 4% की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 1.5% और एक्सिस बैंक के शेयर में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल को 7 सर्कल में अपनी 3G सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग का कहना है कि भारती एयरटेल इन 7 सर्कलों में बिना इजाजत के 3G सेवाएं चला रही थी। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल से ये भी कहा है कि वो इस आदेश पर अमल करके 18 मार्च की दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट फाइल करे। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने 7 सर्कल में बिना इजाजत के 3G सेवाओं के संचालन के लिए भारती एयरटेल पर 350 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीटीआई के मुताबिक जुर्माना लगाने का फैसला टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल की सहमति से किया गया है। पीटीआई ने कंपनी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारती एयरटेल टेलीकॉम विभाग के इस फैसले को पहले ही हाई कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। एयरटेल ने साल 2010 में देश के 22 में से 13 टेलीकॉम सर्कल में 3G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस हासिल किया था, लेकिन कंपनी ने बाकी सर्कल्स में 3G रोमिंग सेवा देने के लिए उन सर्कल का लाइसेंस रखने वाली कंपनियों के साथ करार किया था। दूरसंचार विभाग का कहना है कि अपने लाइसेंस वाले सर्कल से बाहर 3G सेवाएं देना गैर कानूनी है। विभाग ने 23 दिसंबर 2011 को इस बारे में एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें भारती एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा गया था कि वो एक दूसरे के इलाके में रोमिंग सेवा देना फौरन बंद करें। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने दूरसंचार विभाग के इस आदेश को मानने की जगह उसे टीडी सैट में चुनौती दे दी। कंपनियों की तरफ से ये दलील दी गई कि विभाग के इस आदेश से ग्राहकों और दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने वालों दोनों को नुकसान होगा। टीडी सैट ने जुलाई 2012 में इस अपील पर जो फैसला सुनाया वो बटा हुआ था। 2 सदस्यों की बेंच के एक सदस्य ने अपने फैसले में दूरसंचार विभाग के आदेश को सही ठहराया, जबकि दूसरे सदस्य ने फैसले की चुनौती देने वाले टेलीकॉम ऑपरेटर्स की दलील को सही माना। बाद में ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। पीटीआई के मुताबिक हाई कोर्ट ने 13 मार्च को आइडिया सेलुलर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दूरसंचार विभाग के उस नियम पर अमल रोक दिया था जिसमें 3G सेवाओं की रोमिंग के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच आपसी करार पर पाबंदी लगाई गई है। हाई कोर्ट ने ये आदेश देते समय दूरसंचार विभाग से 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू जी जान से जुटी है। 17 मार्च यानी कल रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को उसका हक दिलाने की मांग को लेकर अधिकार रैली होने वाली है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें शुक्रवार की है।
जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश कुमार के लिए नारे लगाते हुए दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में सवार हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के कपड़े से लेकर ट्रेन की बोगियों तक नीतीश और रैली के पोस्टर लगे हुए हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस में 7 डिब्बे जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बुक कराए हैं। अधिकार रैली के लिए बिहार के हर जिले से लोगों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता लोगों की ज्यादा से ज्यादा तादाद जुटाने के लिए लगे हुए हैं। 1000 लोगों के आसपास लोगों को ले जा रहे हैं, लगभग 1000, और 4-5 हजार लोग हम अपने तरफ से दिल्ली में व्यवस्था किए हैं। दिल्ली में भी हम 20-25 दिन कैंप करके आए हैं, वहाँ भी 4-5 हजार लोग हमारे। कितनी बोगी रिजर्व है? 7 बोगी हमारी रिजर्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पूरे बिहार का सालों से दौरा कर रहे हैं। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। जेडीयू को उम्मीद है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ जुटाकर वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं। त्योहारों के सीजन में बाजार में नकली मावे खेप आने की आशंका से यूपी की खाद्य और आपूर्ति विभाग परेशान है। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। यहाँ सड़कों पर खाद्य आपूर्ति विभाग मावा ले जा रहे व्यापारियों को रोककर जांच पड़ताल करने में जुटा है। खाद्य विभाग की चौकसी से मावा का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। रास्ते में कई वाहनों को रोककर मावे को जांच के लिए जब्त किया गया। कई व्यापारी तो अपना मावा छोड़कर मौके से गायब हो गए। इसी मावे से आने वाले दिनों में मिठाइयाँ बनती जो आप और हम खाते। उसके अलावा कुछ कोल्ड स्टोरों वगैरह में रखा हुआ खोया जो है वो त्योहार के अवसर पर मांग बढ़ने पर बाजार में उतारा जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने छापामार अभियान चलाया। यूपी के कानपुर में खाद्य विभाग ने कई मंडियों पर छापे मारकर 22 क्विंटल नकली मावे जब्त किए। छापा कानपुर की सबसे बड़ी खोया हटिया में मारा गया। यहाँ से सड़े गले हाल में खोया बरामद किया गया, लेकिन इन मिलावटी खोयों के मालिक मौके पर नहीं मिले। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। होली के दृष्टिगत आज हटिया खोया मंडी जो मुलगन थाने के अंतर्गत है, यहाँ पे फूड विभाग की टीम और एसओ मुलगन के साथ जो है छापा मारा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों जगह पे लगभग 20-22 कुंटल जो है खोया और लगभग 2 कुंटल पनीर जो है बरामद हुआ है। इनके मालिक के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं हुआ है। जैसा कि आपके सामने है, इसके सीजर की कार्रवाई और अनविधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर शहर में खाद्य विभाग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कई मिठाई की दुकान से सैंपल लिए। इसमें मावा, पनीर और घी तेल भी शामिल है। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग आने वाले दिनों में होली को देखते हुए कानपुर शहर में छापा अभियान चला रहा है। शांतिनिकेतन का दुकान है, मिठाई की बहुत बड़ी दुकान है। इनके यहाँ हम लोग सैंपलिंग भर रहे हैं। इनके यहाँ से बेसन का है, घी का है, खोए के नमूने लिए जा रहे हैं। नमूने जांच के भेज जाएंगे। भेजने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में अन्य कार्रवाई की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के उन लोगों को नौकरी और शिक्षा के दौरान आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर की इस नई परिभाषा पर मंत्रियों के समूह ने शुक्रवार को मुहर लगा दी है। अब तक ये सीमा सालाना 4.5 लाख रुपए की थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि शहरों में कम से कम 12 लाख और गाँव में 9 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों को ही क्रीमी लेयर में शामिल किया जाना चाहिए। सालाना आमदनी के आधार पर क्रीमी लेयर की परिभाषा सबसे पहले 1993 में तय की गई थी। उस वक्त ये सीमा 1 लाख रुपए की थी, जिसे 2004 में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए और फिर 2008 में 4.5 लाख रुपए किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्रीमी लेयर के इस नई परिभाषा को पिछले साल जून में कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अखबार के मुताबिक उस वक्त पिछड़ा वर्ग से जुड़े मंत्रियों के विरोध के चलते इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकी थी। पीएमओ में राज्य मंत्री वी नारायणसामी, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मंत्री वैलार रवि ने सालाना आय की सीमा को 6 लाख रुपए की जगह कम से कम 7 लाख रखने की मांग की थी। उस वक्त मंत्रियों के इस विरोध को देखते हुए पीएम ने इस प्रस्ताव पर और विचार विमर्श का फैसला किया था, लेकिन इस बार वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने सालाना 6 लाख से ज्यादा आमदनी को क्रीमी लेयर में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रियों के जिस समूह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के अलावा मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू, सामाजिक न्याय मंत्री कुमारी शैलजा और पीएमओ में राज्य मंत्री नारायणसामी शामिल हैं। शादी के दिन ये दुल्हन मंडप की जगह हाथों में मेहंदी लगाकर थाने में बैठी है। मामला यूपी के रामपुर जिले का है। रामपुर की निशा बी की शादी कामरान खान से होनी थी। 14 मार्च को निशा बी के घर बारात आनी थी, लेकिन निशा का आरोप है कि शादी के दिन ना तो दुल्हा आया और ना ही बाराती।
दुल्हन निशाबी का आरोप है कि लड़के वाले बारात लेकर इसलिए नहीं आए क्योंकि दहेज में कार्ड दिए जाने की उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। लड़की के घर वालों ने लड़के वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। निशाबी और उनके घर वालों ने थक हार कर दहेज मांगे जाने की शिकायत पुलिस से कर दी। जो भी कुछ उन्होंने मांगा सब कुछ दिया, पूरी गाड़ी पूरी, लेकिन अब क्या कि वो चाहिए गाड़ी 4 पहिए तो गाड़ी के। ये किसने मांग की? कामरान की मम्मी ने। उसने कहा भैया तो वही, फिर मम्मी ने कहा कल आ जाना, तो बोली कल नहीं आएंगे, हमारे लड़के की मांगे गाड़ी चाहिए। निशाबी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दूल्हे और उसके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप लगाया गया था कि कार की डिमांड थी और वो पूरी ना होने की वजह से बारात नहीं पहुंची है। इस आधार पर हमने 498 की मुकदमा दर्ज किया। इसमें आगे अभी तफ्तीश की जा रही है और जो है उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस केस में दूल्हे कामरान खान और उसके परिवार वालों का पक्ष अब तक नहीं मिला है।